कब किया तो मेरे को दोनों तो अलग अलग पीडीएफ है, फिर सेम कैसे हो गया मेरे को ये समझ में नहीं आया। चलो कुलदीप जी आ गए हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है ना? अभी आया हूँ, एग्जाम दे के आया हूँ सर अभी। हाँ, किस चीज का एग्जाम चल रहा है? एलएलबी का एग्जाम था सर। अच्छा अच्छा, एलएलबी का एग्जाम चल रहा है ना? एक जी 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 सर। सभी कोई ज्वाइन कर लेंगे, सभी को बुला लेंगे, रात्रि मैम नहीं आए उसको भी बुला लेंगे। अरे अरे पीछे मैं सिखा दूंगा अभी। चलिए, आ गए हैं सभी कोई, है ना? तो बिना किसी देरी जी का क्या स्टार्ट करते हैं। क्या आया और उसका ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सभी कोई अपना अपना वीडियो को ओपन कर देंगे, और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डीएमएटी के काउंसलिंग के ऊपर में। काउंसलिंग कैसे की जाती है? जैसे हम कोई भी पेज, कोई भी रिपोर्ट बन गया उसके बारे में मेरे को काउंसलिंग करने के लिए नहीं आता है, तो सबसे बड़ी चीज वही है कि आपने अगर अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर दिया। देवोत्पिता मैम वीडियो को ओपन कर देंगे। इंडिकेटर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा क्या कि काउंसलिंग के ऊपर पे, कि काउंसलिंग कैसे किया जाता है। सबसे मेन टॉपिक है आज का। इस चीज को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अच्छे ढंग से ये अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट का अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी का हम चलते हैं एक फिंगरप्रिंट पे, एक रिपोर्ट पे, जो कि बनाया हुआ है। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? जी जी सर। है ना? ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्लियर किया हुआ है कि हम जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें क्या है कि 0 से 3 साल के जितने भी बच्चे हैं, डर्मेटोग्राफिक्स एनालिसिस फॉर टोटल 0 to 3 years, इट कवर दियर इनबॉर्न टैलेंट। यहाँ पे बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता चलता है कि आपके बच्चे का जो प्रतिभा है। अच्छा, आप लोग म्यूट कर लेंगे, तो डिस्टर्बिंग आ रहा है ना? मैं कर देता हूँ सभी का। ठीक है, तो बच्चे का यहाँ पे जन्मजात प्रतिभा जो है वो क्या है कि बच्चे कैसे याद करते हैं कोई भी चीज को। बच्चे को विजुअल ज्यादा है, कैनेस्थेटिक ज्यादा है, या फिर ऑडिटरी ज्यादा है। ये चीजें आपको कहाँ से पता चलेगा? ये चीजें आपको पता चलेगा रिपोर्ट के माध्यम से। यहाँ से 0 to 3 years के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने 3 साल 4 साल में अगर बच्चे का डीएमएटी रिपोर्ट बना लिया तो उसके बारे में तो आप जान सकते हैं ना कि आपका बच्चे का क्या करियर है, कैसे उसको याद होता है। तो आप बच्चे को टोकना बंद कर देंगे कि भाई, अगर बच्चे चुपचाप बैठ करके पढ़ते हैं ना, आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम बोल बोल के पढ़ो। इस चीज की जानकारी यहाँ से मिलती है। फिर इसी हिसाब से अपन जब चलते हैं 4 to 12 years में, यहाँ पे डिस्कवर दियर इंटेलिजेंस लेवल एंड लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चल जाता है, पढ़ने का तरीका के बारे में पता चल जाता है। आप 3 साल तक, 3 साल के ऊपर के बच्चे का डीएमएटी कर सकते हैं बढ़िया ढंग से। यहाँ पे उसके स्टाइल के बारे में पता चल जाएगा, बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या है, क्या स्टाइल है, उसका इंटेलिजेंस किस ओर है, ये चीजें यहाँ पे पता चलेगा। फिर यहाँ पे है 13 to 19 years के जितने भी हैं, यहाँ पे क्या है कि बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब इस एज में बच्चे 11 12 में आ जाते हैं।
अंडर 10 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 11 12 में आ जाते हैं। तो इस एज में बच्चे का जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में आप मददगार बन सकते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में आप उसका मदद कर सकते हैं कि बच्चे साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे। अब बच्चे मान के चलो कि बच्चे अगर आपने साइंस ले लिया, अभी क्या है ना, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे ने अगर मैट्रिक कर लिया, अंडर मैट्रिक अगर किया, तो इंटर में बहुत सारे गांव के बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं भाई मेरे को बाहर में जाके पढ़ना है, बाहर में जाके पढ़ने के लिए मेरे को साइंस रखना है। दिमाग में फटाक यही बात आता है तुरंत। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा हमारे जो एक दोस्त है उन्होंने साइंस रखा है तो मैं भी साइंस ही रखूं। एज ए पार्टनरशिप के आधार पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डीएमएटी रिपोर्ट के माध्यम से उसका सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने में मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस फॉर यंगस्टर्स, ये मतलब कि इस एज में 20 to 25 ईयर्स में, यहाँ पे आप राइट प्रोफेशन जॉब के बारे में उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं। अब बच्चे वहां पे पढ़ाई करने के लिए चले गए डॉक्टर का, बेटा, पिताजी भी यहाँ पे खुद की मैं अपना बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा। भाई अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे का साइंस बढ़िया होनी चाहिए, बच्चे को बायोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए, ना कि आर्ट्स पेपर बढ़िया होनी चाहिए, ना कि कॉमर्स पेपर। बच्चे का वहाँ पे साइंस में जो होता है वो बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, ये सब चीजों में बच्चे का ज्यादा अगर है तो वो बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ तक तो सही है। अब बच्चे फिजिशियन डॉक्टर बनेंगे या फिर सर्जन बनेंगे, यहाँ पर भी दो बातें आ जाता है। अब फिजिशियन बनने के लिए तो चलो इमोशनल, बच्चे इमोशनल ज्यादा वीक है तो फिजिशियन बन सकते हैं। अगर बच्चे कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो थोड़ा सा अगर ब्लड भी देख लेता, थोड़ा सा हाथ भी कट गया है तो बच्चे को वहां पे डर पैदा हो जाती है। तो बच्चे कहाँ से भाई किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वहां पे पेरेंट्स का गलती है, बच्चे का गलती नहीं है। अब बच्चे हैं, अभी आप उसको जिस फील्ड में ढालना चाहते हो बच्चे उसी फील्ड में ढल लेगा ना। आप बोलोगे नहीं मेरे बेटे तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, ठीक है भाई, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फिर आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के बावजूद भी आपको वो सजेस्ट नहीं मिलेगा अपने आप में कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप किसी का इलाज सही ढंग से कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस चीज के बारे में पता चलता है। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस फॉर कपल्स, मतलब कि कोई भी इंसान अगर शादी करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट अनम्यूट, नहीं अनम्यूट कर लेंगे पहले, म्यूट क्या हुआ है। सॉरी सॉरी सर, जिस दिन फास्ट हम लोग डीएमआईटी क्लास किए थे, हम और सोमाली आफ्टर क्लास बोले थे हम लोग ना बोलेंगे कि शादी के पहले टेस्ट के साथ साथ हम लोग डीएमआईटी टेस्ट करवाइए। हाँ बोल वही बात। अब यहाँ पे क्या है कि अब सबसे ज्यादा डोमिनेट जो हम, मेरा पर्सनैलिटी है जो कुलदीप जी का है, मेरा भी वही है और कुलदीप जी का भी वही है। अगर जो मेरा डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, अगर मेरा पत्नी भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी की आ गई तो भाई यहाँ पे गुस्सा, एड फुट, तलाक तक का जो बात आता है वो इसी पर्सनैलिटी में आता है, डोमिनेंट टू डोमिनेंट। ये चीजें झगड़ा झंझट, क्योंकि मान के चलो कि मेरे पास गुस्सा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और पत्नी भी वही मिल गया, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो अक्सर देखा गया है कि तलाक का जो भावना आता है वो डोमिनेंट टू डोमिनेंट में आता है, 80 से 90%। ये चीज में आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप डोमिनेंट का है तो भाई आप डोमिनेंट से शादी ना करें। सबसे पहला चीज, आप एसटीडी में चले जाए, आप कॉम्प्लायंट में चले जाए, आप अर्च में चले जाए यानी इन्फ्लुएंशियल में, उसमें चले जाए, लेकिन भाई डोमिनेंट टू डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एक होता क्या, कॉम्प्लायंट पर्सनैलिटी के बारे में जो मैं बताया था, ये कॉम्प्लायंट पर्सनैलिटी क्या होता है भाई, सबको लेके चल जाता है। डोमिनेंट है तो वो अपने जैसे बना देते हैं, कॉम्प्लायंट पर्सनैलिटी वाले डोमिनेंट को भी अपने जैसे बना लेते हैं, इसके पास वो कैपेबिलिटी होती है। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे एज ए
अगर आपने कोई जॉब लिया, अगर आपका मन में इच्छा आया कि नहीं मैं इस जॉब को छोड़ के कोई और जॉब की तैयारी करूंगा, तो आप उस फील्ड के लिए बने हैं कि नहीं बने, किसी और फील्ड के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो चीज के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। अब मैं नीचे आता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जो फिंगरप्रिंट है, ये हम लोग का आपने जो दिखा है कि 0 से 3 इयर्स तक ये एक एक करके कैरेक्टर्स आपने बोले, तो मेरा कहना है कि सर फिंगरप्रिंट पूरी डेवलप होने में वो बर्थ के टाइम में ही हो जाता है, या वो बाद में भी बढ़ता है, या कभी चेंज होता है? कभी तो जब चेंज तो शायद नहीं होता है ना कभी सर? चेंज नहीं होता, और फिंगरप्रिंट जो बनती है जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 से 4 मंथ के होते हैं, 3 से 4 मंथ के जब बच्चे होते हैं ना, उसी टाइम फिंगरप्रिंट बनना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट फुल्ली ढंग से बना बनाया हुआ रहता है। 3 से 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। एकदम छोटा 3 साल 4 साल 4 महीना का बच्चा का भी फिंगरप्रिंट में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा। बच्चे जन्म लिया तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं आएगा? 0 to 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंदर भी आप ले सकते हैं, अभी जो जन्म लिया है। अब होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि उस बच्चे का फिंगरप्रिंट, अब एक तो छोटा छोटा फिंगर है, पहली बात आप उसमें डालेंगे तो वो सही ढंग से नहीं आएगा। तो इस चीजें में थोड़ा दिक्कत होता है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बढ़िया से आ जाता है। अब नीचे आता हूँ। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे कोई बच्चे का रिपोर्ट है, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस उसका आ जाएंगे यहाँ पे। जो काउंसलर डिटेल्स है, काउंसलर डिटेल्स में से जैसे यहाँ आपका नाम हो गया, आपका कंपनी का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आपका कैटरपिलर पिलर स्कूल नाम यहाँ पे डाल सकते हैं कंपनी नेम में, एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप अपना एड्रेस बना सकते हैं, ये भी बात है। फिर नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे एक मुहर लगता है, ठीक है। ये मुहर होता है कॉन्फिडेंशियल का, आपका जो रिपोर्ट बना है वो रिपोर्ट 100% ट्रू है और सही है, कॉन्फिडेंशियल का मुहर मुहर लगता है, बेस्ट रिगार्ड मिलता है यहाँ पर। इसके नीचे आता हूँ तो ये उसी सब का है, ठीक है। यहाँ पे कौन वैज्ञानिक ने क्या बताया था इस चीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हैंड एंड मिरर सिस्टमेटिक डिजीज बाय थ्योरी, जे बेरी ने दिया था, 1963 ईस्वी में दिया था इन्होंने। जैसे मैं एक बता दूं, यहाँ पे हावर्ड गार्डनर का कहा गया, हाँ, फ्रेम्स ऑफ माइंड बाय डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने ब्रेन के बारे में बताया था कि जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं 3 से 4 मंथ में उसका फिंगर का प्रिंट बनता है, और उसी समय उसका ये सेरिबरम बनता है। तो दोनों साथ में, ये डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने बना बताया था 1998 ईस्वी में। ये अपना इंडिया में जो है ना 2002 ईस्वी में आया है। इससे पहले अलग अलग जगह चल रही है इन चीजों के बारे में। फिर यहाँ पे ब्रेन लोब्स के बारे में कैसे फंक्शन करता है। और यहाँ पे मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम, याद है किसी को? डाउन सिंड्रोम मैंने बताया था, बोला था ना। डाउन सिंड्रोम, हाँ। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं? जिस बच्चे के फिंगरप्रिंट में रिजिज नहीं होते हैं, वो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, मतलब कि उसके मस्तिष्क का संक्रियण सही ढंग से नहीं हो पाता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे में फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं। इसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। यह एक जन्मजात बीमारी है ये नहीं कि जन्म के बाद होता है, नहीं, ये जन्मजात है। डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म, ये दो चीजें जन्मजात होती है। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई इननेट एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस काउंसलिंग, जो हम लोगों को करना है वो यही से करना है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ये आपका ग्रीन कलर है, ये स्ट्रेंथ पाथ हो गया, और ये ब्लू है, ये एवरेज पाथ हो गया, ठीक है। और ये जो है बेलो एवरेज है, और ये ओपन है। आपको जो रिपोर्ट में जो मिलेगा ये ओपन नहीं मिलेगा आपको, केवल ये 3 पाथ मिलेगा, स्ट्रेंथ, एवरेज और बेलो एवरेज। स्ट्रेंथ मतलब ये हुआ कि बच्चे इसमें हाई क्वालिटी का है, और बेलो सॉरी एवरेज मतलब ये हुआ कि ये बच्चे औसत में, और बेलो एवरेज मतलब बच्चे कम है, मतलब कि हाई लेवल का नहीं है, इसमें बच्चे नहीं चल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में चल सकते हैं। अब स्ट्रेंथ में यहाँ पे आपका कितने फिंगर है? 5 फिंगर, 5 5 कितना हुआ? 10 हुआ, 10 हुआ ना?
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक दो तीन चार पांच, पांच फिंगर यहाँ पे है, पांच फिंगर यहाँ पे है। क्लियर? अब एक चीज का आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इन सबों चीजों से पहले हमको एक चीज देखना पड़ता है, वो क्या है कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कहाँ से देखेंगे कि ये बच्चे का तो मैंने फिंगरप्रिंट ले लिया, वो पर्सनैलिटी कहाँ से देखेंगे? वो पर्सनैलिटी यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ से नहीं देखना, अब आपको कहाँ से देखना है? यहाँ से बाद में देखना है, अभी मैं बताता हूँ। आपको थोड़ा नीचे आना है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देख रहे होंगे यहाँ पे पर्सनैलिटी है, ठीक है। इन बच्चे का पर्सनैलिटी क्या था? एसटीडी पर्सनैलिटी का बच्चा है ये, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चला ये एसटीडी का है? क्योंकि मैंने वहां पे जो साइड में भी टिक लगाया कि आपने पर्सनैलिटी यहाँ से देखना है, मैंने बताया था अभी जस्ट ऊपर। वहां पे क्या था? कोड एल। कोड एल था। एल और आर किसका होता है? लूप का होता है ना। एल और आर लूप का होता है। जब एल और आर लूप का हुआ, लूप मतलब क्या होता है? एसटीडी। बताया था ना मैंने परसों, लूप एसटीडी का होता है। तो यहाँ से आप पर्सनैलिटी देख सकते हैं। अब ये एसटीडी पर्सनैलिटी में यहाँ पे टिक लग गया, ऑटोमेटिक सा टिक लग जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप करेंगे ना, ऑटोमेटिक हो जाता है ये एसटीडी पर्सनैलिटी का हो गया। अब नीचे आ जाएंगे। अब एसटीडी पर्सनैलिटी का क्या बिहेवियर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये हुआ एसटीडी, ये हुआ एसटीडी का पार्ट। इजी गोइंग है बच्चे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है बच्चे, व्यवहार मतलब कि रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। हाई लर्निबिलिटी है बच्चे को, सीखने, उच्च शैक्षिक शिक्षा सीखने में। ये सब टोटल चीज यहाँ पे है। टीम प्लेयर, बच्चे अच्छे ढंग से टीम प्लेयर, सेंसिटिव है थोड़ा, पैसेंस बहुत ज्यादा है बच्चे के पास, और कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब कि कोऑपरेट करते हैं बच्चे यहाँ पे। अवॉइड भी करते हैं बहुत सारी बातों को, ये गुस्सा कम करते हैं, जो भी बात है उसको अवॉइड कर देते हैं, गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोलर है बच्चे। ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा। ये स्टडी पर्सनैलिटी आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। फिर ऊपर आते हैं अपन, यहाँ तक देख लिया आपने। अब ऊपर फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे थे अभी आप, यहाँ पे थे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे W2 है। W2 तो भाई, W2 डोमिनेंट का होता है, मैंने बताया ना। W2 डोमिनेंट का होता है। बट आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड का थंब से आपको पता चलेगा पर्सनैलिटी के बारे में। आपका लेफ्ट हैंड तो इस साइड है, अभी सामने से देखेंगे, जब इस रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड ये होगा, और इसका कोड एल है। एल कोड आ गया तो मतलब एल और आर लूप हो गया। लूप मतलब स्टडी, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, ये स्टडी पर्सनैलिटी का है, पहली बात। अब यहाँ पे क्या है कि इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल, इंट्रा पर्सनल और इंटर सर पर्सनल में जी। सर इस स्क्रीन में ब्रेन का जो पिक्चर है उसमें लेफ्ट और राइट में जो दिया हुआ है बड़ा करके एल और आर, वो सर किस लिए है सर? राइट मतलब लेफ्ट फिंगर लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है सर, देखिए ऐसा तो होता नहीं क्या है। है कि हमारे जो राइट हैंड है, राइट हैंड का हाँ। कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन के पास होता है, हम्म। और लेफ्ट हैंड का कंट्रोल राइट ब्रेन के पास होता है। पर सर हमारा जो यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ ठीक, पे ब्लू कलर में एल और आर लिखा हुआ है, वो ये लेफ्ट एंड राइट राइट। ये लेफ्ट अच्छा, हुआ, ये लेफ्ट एंड। राइट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? लेफ्ट और राइट, ये क्या हुआ? ब्रेन हुआ, ये राइट ब्रेन हुआ, और ये लेफ्ट ब्रेन हुआ। क्लियर? जब ये लेफ्ट अच्छा, ब्रेन हुआ, लेफ्ट ब्रेन का जो काम कंट्रोल। वो राइट हैंड से करता है, और राइट ब्रेन जो होता है, ये राइट ब्रेन ये लेफ्ट हैंड से कर देता है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना, समझे? हाँ
राइट राइट ब्रेन का जो काम करता है वो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट ब्रेन का राइट हैंड से। ये आपका ये एल आर जो है ये ब्रेन है आपका, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन कहाँ से काम करेगा? राइट हैंड से। और राइट ब्रेन कहाँ से काम करेगा? लेफ्ट हैंड से। बस सिंपल सी है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे राइट ब्रेन है आपका, ये राइट ब्रेन हुआ आपका। तो जब ये राइट ब्रेन हुआ तो कहाँ से काम करेगा? लेफ्ट हैंड से। तो इसका लेफ्ट हैंड यही होगा ना। अब ये लेफ्ट ब्रेन है, इसका कहाँ? राइट हैंड से, तो इसका राइट हैंड ये होगा। ठीक है, समझे देवअर्पिता मैम? अभी भी कंफ्यूजन में है क्या? ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये दोनों चीज में सबसे पहले अपन अंतर जान लेंगे। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल होते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को अकेले करते हैं। और इंटर मतलब हुआ कि इंटर मतलब सीधी इंटर करके, मतलब कि प्रवेश करके, दूसरों के साथ मिलजुल के, ये हुआ इंटरपर्सनल। पहली चीज, इंट्रा मतलब अकेले और इंटर मतलब प्रवेश, साथ में मिलके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे इंट्रापर्सनल है। इंट्रापर्सनल में क्या है कि सेल्फ अचीवमेंट एंड ईगो, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव, डिटरमाइंड गुड और बैड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये खुद पे करता है, प्रवेश करके नहीं, खुद पे। और ये क्या कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, जब तक आप प्रवेश करेंगे तो दूसरे का पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं इंटरपर्सनल में। तब ना जानेंगे जब उसके साथ मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे, प्रवेश करके उससे घुल मिल के, तब ना हम जान पाएंगे कि उसका क्या पर्सनैलिटी है, क्या बिहेवियर है। जिसके पास इंटरपर्सनल होता है वो लीडरशिप स्किल होते हैं। आपने उसके पास घुल मिल गया तो मतलब आपके पास लीडरशिप स्किल है। ये चीजें होता है। जस्ट उसके नीचे में गोल, लक्ष्य, विजन, मतलब कि आपके पास लीडरशिप स्किल है तो मतलब कि आपका बड़े लक्ष्य बहुत बड़ा है। विजन, सपना बहुत बड़े बड़े देखते हैं आप। ये चीजें होता है। अंडरस्टैंडिंग अदर, मतलब कि दूसरों को समझने में ये सक्षम होते हैं, क्योंकि ये इंटरपर्सनल है। पहली चीज यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। अब इस बच्चे का दोनों चीज बढ़िया है, बच्चे इंटरपर्सनल भी है और इंट्रापर्सनल दोनों है। क्लियर है? मतलब कि बच्चे अकेले भी रह के कोई भी काम को कर सकता है और साथ में भी रह के काम कर सकता है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुआ कि बच्चे अकेले वाला भी काम कर सकता है, साथ वाला भी काम कर सकता है। पहला चीज यहाँ से क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का है एनालिटिकल एबिलिटी थिंकिंग, और यहाँ पे विजुअलाइज है। ये होता है क्या कि इमेजिनेशन पावर, आइडिया इन्फॉर्मेशन होता है, थ्री थ्री डी रिकॉग्निशन होता है, मतलब कोई भी चीज को विजुअल ब्रेन में छाप लेना, ये चीजें होता है, ये विजुअलाइजेशन बच्चे का सही है। और ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ साइंस का सब्जेक्ट। ठीक है। और ये आपका और इमेजिनेशन आइडिया है, तो इससे आप विजुअल कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन पावर होती है, इसमें रीजनिंग होते हैं, एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने का तर्क होता है इसमें। तो बच्चे का यहाँ पे साइंस बढ़िया है इसका। अब ये हुआ फाइन मोटर स्किल और ये हुआ ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल ग्रोस मोटर स्किल में सबसे पहले अंतर समझ लेते हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, हमारे जो शरीर का जो पार्ट होता है, ये उंगली वाले पार्ट, मतलब ये कलाई वाला पार्ट, छोटे छोटे भाग वाले, ये आंख, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है। और ग्रोस मोटर स्किल क्या हुआ? हमारी पूरी बॉडी। जैसे अगर आप, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइन मोटर स्किल में छोटे छोटे पार्ट और ग्रोस मोटर स्किल में बड़े बड़े पार्ट। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो वो फाइन मोटर स्किल होगा या ग्रोस मोटर स्किल होगा? कोई बताएंगे? बिल्कुल सही है। कुलदीप जी, आप बताएंगे? सबसे पहले अनम्यूट कर लेंगे आप। जी अगर सर। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो फाइन मोटर स्किल में आएगा या ग्रोस मोटर स्किल में? सर आवाज ब्रेक हुई थी, एक बार दोबारा बोलिए। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड, वो फाइन जी मोटर जी जी। स्किल में आएगा या ग्रोस मोटर स्किल में? फाइन फाइन मोटर्स में स्किल में सर। वेरी गुड, बस सही है। बस सिंपल सी चीज है, ये चीज को अपन जितने अच्छे ढंग से समझ लेंगे उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ फाइन मोटर स्किल और ये ग्रोस मोटर स्किल। अब यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वर्ड स्पोकन एंड रिटन, वर्ड इंफॉर्मेशन मेमोरी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन। ये क्या भाई? ये आर्ट्स के लिए है, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि लैंग्वेज, भाषा को समझने का
जो रिदम होता है वो यहाँ से होता है। तो इसको अपन आर्ट्स में काउंट करेंगे। और ये होता है नेचर लव, प्राकृतिक से सौंदर्य से प्यार। ये नेचर लव जिसका भी बढ़िया रहेगा, वो ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसका सेंस अच्छे रहता है, टच, टेस्ट, स्माइल, रीडिंग, ये चीजें बढ़िया रहता है। अगर आप कहीं पे जा रहे होंगे ना, तो कोई भी फूल पत्ती अगर देख लिए होंगे, तो उसको आप टच करने का प्रयास करते हैं, उसको आप टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। उसको मतलब कि आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये इसको आप बायोलॉजी में ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल को। ये जो प्राकृतिक नेचर लब प्राकृतिक होता है, ये नेचर लब में आप ले सकते हैं इसको। जस्ट यहाँ पे म्यूजिक है। म्यूजिक में क्या होता है कि अगर आपको म्यूजिक में ज्यादा पसंद है, आप म्यूजिक का टीचर बन सकते हैं, म्यूजिक का कैरियोग्राफी बन सकते हैं। ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। रिदम, टोन, लिसनिंग, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो म्यूजिक को सुनते हैं तो अपने आप पे ले लेते हैं, इमोशंस फील करते हैं, ऐसे रोने लगते हैं, भाई ये क्या हुआ, दिल टूट गया, ये हो गया, दिल का धड़कन हो गया। ये चीजें होता है आपका म्यूजिक में। ये म्यूजिक का होता है। बहुत सारे, एक है कोई गाना है अरिजीत सिंह का, अगर बहुत सारे आजकल के जमाने में क्या है कि अरिजीत सिंह का गाना सुन के वो जो है ना, पुराने पुराने यादों को लेके आ जाता है। ये म्यूजिक में आता है। जस्ट इसके नीचे में मैप, ये विजुअल होता है। आप कोई भी चीज को मैप बना के याद कर सकते हैं, तो ये बच्चे मैप बना करके याद नहीं रख पाएंगे। ये बच्चे विजुअल इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे आर्ट एंड ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये बच्चे कोई भी पिक्चर सही ढंग से नहीं बना सकते हैं, ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, ये चीजें। लेकिन एक बात है, इस बच्चे का जो राइटिंग है ना वो बढ़िया होता है। कहाँ से पता चला? राइटिंग कहाँ से पता चला भाई? फाइन मोटर स्किल से पता चला। राइटिंग अपने को फाइन मोटर स्किल से पता चला कि बच्चे का हैंड कंट्रोल बढ़िया है, बच्चे का फिंगर स्किल बढ़िया है, बच्चे का एक्शन आइडेंटिफिकेशन बढ़िया है, बच्चे का राइटिंग बढ़िया है। इतनी चीजों को अगर आपने सही ढंग से याद कर लिया, इतनी चीजों को अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, तो आप एक अच्छे कैरियर काउंसलर बन सकते हैं। मैं इसका वीडियो अभी जो मैंने किया है, इसका वीडियो सबको मिलेगा, ये वाले वीडियो सबको मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई भी काउंसलिंग करेंगे ना, यहाँ से आप उठाएंगे, ना कि नीचे से। पेज में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने को यहाँ से देखना है कि अगर बच्चे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल है, पहला चीज, बच्चे का फाइन मोटर स्किल बढ़िया है, ठीक है, तो बच्चे बताइए बैंक सेक्टर में जा पाएंगे कि नहीं? बच्चे एज ए कैशियर, मैनेजर बैंक का, हाँ बैंक कर में पाएंगे। बिल्कुल जा पाएंगे ना, हाँ। क्योंकि फाइन मोटर स्किल बढ़िया है बच्चे का। और बच्चे का यहाँ पे रीजनिंग एंड एनालिसिस, पढ़ाई में जो अपने को कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी बढ़िया है यहाँ पे। तो बच्चे बैंक में जा पाएंगे, है कि नहीं? हाँ एकदम। अगर इसी बच्चे को मैं यार बोलूं भाई तू पढ़ाई को छोड़ के फुटबॉल खेलने के लिए चले जाओ, क्या ये बच्चे फुटबॉल खेल पाएंगे अच्छे ढंग से? उतना उतना नहीं पाएंगे। उतना सर नहीं। खेल पाएंगे, फुल बॉडी ग्रोथ है, खेल पाएंगे। 8.8 तो ही है, केवल नहीं मिल पाएंगे, कम से कम 9+ होनी चाहिए। और 9+ ग्रोथ मोटर स्किल ब्लू कलर में होता है। अगर वो 10 में आ गया ना, 10 में आ गया, तब वो ग्रीन में आ जाएगा, तब तो 100% है कि भाई फुटबॉल खेल सकते हो। यही होता है। मतलब अच्छा होने के लिए आपका ग्रीन चाहिए। अभी एवरेज, गुड एवरेज। क्या बोले? ये अच्छा होने के लिए उसको ग्रीन में रहना चाहिए। ग्रीन में रहना चाहिए, पिंक हाई कलर लेवल तो करने के लिए उसको ग्रीन में रहना चाहिए। ये तो एवरेज है, मैं मानता हूँ कि ये एवरेज है। लेकिन ये बच्चे सही ढंग से फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, ये मेरा कहना है। जैसे ये है नेचर लब 9.06 है ना, ये बच्चे नेचर लब में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जाएगा। क्योंकि 9 आ गया यहाँ पे, बेलो एवरेज है, लेकिन 9 पॉइंट आ गया, मतलब कि हाई लेवल में जाने से बस कुछ कम है, इसीलिए। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये वहां तक का काउंसलिंग बढ़िया से आप लोग करेंगे, ठीक है? ये वाले वीडियो मैं सेंड कर दूंगा सबको। ये उसी का पार्ट है, आप इस चीज को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है? ये एज ए ग्राफ में दर्शाया गया है, विजुअल इंटेलिजेंस, आर्ट स्मार्ट, कैसे क्या करना है, वो चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे चलते हैं।
जैसे कि अभी जितने चीज मैंने ऊपर बताया था उसी का ये ग्राफ में दर्शाया गया था। अब यहाँ पे आप देख लेंगे एक्स एक्स एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज है। यहाँ पे क्या है कि जो पाथ सबसे ज्यादा हाई लेवल का है उसको अपन लेके चलेंगे। सबसे ज्यादा क्या है, 7th नंबर है ना। और सबसे ज्यादा क्या है, 2 नंबर। अब यहाँ पे 7th नंबर 2 नंबर में देखते हैं क्या है। 7th नंबर में बच्चे चेस चेस है, और 2 नंबर में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है मतलब कि बच्चे का इमोशन बढ़िया होता है। अब यहाँ पे 7th नंबर आप चलेंगे। 7th नंबर क्या है देखेंगे, चेस खेल रहे हैं बच्चे। तो चलो। बच्चे चेस खेल रहे हैं 7th नंबर में। क्यों खेल रहे हैं भाई, हाँ, बच्चे चेस क्यों खेल हाइट रहे की हैं? लग। हाइंड मोटर स्किल बढ़िया है। बच्चे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल था कि नहीं। तो बच्चे चेस खेल रहे हैं यहाँ पे। इन चीजों को आप ध्यान देंगे। अब नीचे आते हैं। यहाँ पे है बच्चे का माई कोसेंट। माई कोसेंट क्या होता है, आई क्यू, ई क्यू, सी क्यू, ए क्यू। आई क्यू क्या होता है बच्चे का, इंटेलिजेंस कोसेंट। ई क्यू इमोशनल कोसेंट, और सी क्यू क्रिएटिव कोसेंट, और ए क्यू एडवर्सिटी कोसेंट। बस आज यही पे अंतिम करेंगे, क्योंकि ज्यादा बोझ फिर समझ में नहीं आएगा। आई क्यू क्या है, अब बच्चे का सीक्यू क्या है सक्सेस सर? 25% से ज्यादा होना चाहिए कोई भी फील्ड में। 25 यहाँ पे होना चाहिए। कितना, 25। यहाँ पे आईक्यू कितना है, 27। बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़िया है। बच्चे इमोशनली वीक है यहाँ पे, 31 है। अब एक बात बताइए, बच्चे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल फाइन मोटर स्किल सब चीज था, लेकिन बच्चे एक चीज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। बच्चे एक चीज क्या नहीं कर पाएंगे, कि बच्चे डॉक्टर में सर्जन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। बच्चे का इमोशंस बहुत ज्यादा है लेवल का। लेकिन ये बच्चे बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आपके पास इमोशनल है ना, तो आप अपनी टीम को अच्छे ढंग से चला पाएंगे। ये चीजें होता है। अब सी क्यू है, क्रिएटिविटी है। बच्चे का उतना माइंड क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव माइंड होने के लिए राइट ब्रेन का यूज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बच्चे का लेफ्ट ब्रेन अभी यूज होता होगा, मेरे को लग रहा है। मैं बताऊंगा नीचे, लेफ्ट ब्रेन यूज होता होगा इसका शायद, इसीलिए बच्चे क्रिएटिव नहीं है। और ये क्यू, एक क्यू भी इसका बढ़िया है, लगभग 25% है। कोई खास नहीं है, 25 होनी चाहिए ये। तो लगभग 25 है। तो इसमें एक क्यू क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति में अगर आप फंस गए हैं तो उससे कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजों को दिमाग में आना एक क्यू कहलाता है। आप इस चीज को पढ़ लेंगे, आई क्यू, ई क्यू, सी क्यू ये लिखा हुआ है, और ए क्यू ये भी लिखा हुआ है। मतलब कि एबिलिटी टू हैंडल टाउ सिचुएशन, पेन टेकिंग कैपेसिटी, दर्द को सहने की कैपेसिटी, ये चीजें होता है एडवर्सरी कोसेंट। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटल से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो होता है ए क्यू 25, जिसका मेरा 31 है। मेरा ए क्यू लेवल 31% है, और मेरा आई क्यू लेवल केवल 18% है, 18 पॉइंट कुछ है। लेकिन मेरा ए क्यू 31 है। मेरे पास लाख सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, मेरा चेहरा में हंसी रहता है। कुछ भी हो जाए भाई, अपने आप को अपने संभाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसीलिए पता नहीं क्यों ऐसा, भगवान का दिया हुआ है। और मेरा आईक्यू केवल 18% है, केवल 18, 18 पॉइंट कुछ है। और एक्यू 31 है। मतलब कि काटा को तोड़ दिया था। हाईएस्ट 30 तक होगा, मैं दिखा देता हूँ हाईएस्ट। अच्छा, इसमें तो 31 इसका आईक्यू है, इसीलिए हाईएस्ट 30 तक रहता है। और जिसका 30, हाँ मैंने एक सर का बनाया था, उसका आईक्यू लेवल 43 था। आईक्यू लेवल 43 था। हमारे टीचर, हमारे गुरु है वो, बचपन के। ऐसे होते हैं बहुत सारे इस दुनिया में इंटेलिजेंस लोग हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, इससे आगे आज नहीं चलेंगे। ये वीडियो आपको रिपीट करके देखना है। ये वीडियो आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझना पड़ेगा इस चीज को। है बहुत चीजें अभी बताऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। मैं ये वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ये वीडियो सभी को ही देख लेंगे, है ना। सर इसका हाईएस्ट है 35% सर। ये सबका हाईएस्ट है 35% सर। लेफ्ट में लिखा हुआ है ना सर 35%। हाँ, 35% हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट अनगिनती है। 35% हाईएस्ट है।
नहीं नहीं नहीं, हायर नहीं है। जिसका 43 आ गया वो 43 में 45 चले जाएगा उसका हायर। अच्छा सर एक बात बोले, इसमें हम लोग एवरेज किसको बोले, बिलो एवरेज कितना परसेंट किसको बोले, अच्छा अच्छा 25। किसको बोले? ठीक, अच्छा हुआ 25+। बहुत अच्छा। 25? हाँ, स्ट्रेंथ हो गया आपका 25 के 25। ऊपर है। और 20% से अगर ऊपर आ गया वो बेलो एवरेज में आएगा। और 20% से कम आ गया तो वो बिल्कुल लो में आएगा। 25 हाई लेवल को मानते हैं अपन। 25 हाई लेवल 20। है। ये आपका हाई हो गया, 27 हाई लेवल है, 31 हाई लेवल है, ये हुआ लो लेवल है, और ये बेलो एवरेज है। समझ गए? 20। एवरेज कितना है? क्या बोले? एवरेज किसको बोलेंगे सर, कितना परसेंटेज एवरेज? एवरेज बोलेंगे इसको, एवरेज बोलेंगे 20+ को, है ना। बेलो एवरेज होता है इसको 80। 20 হচ্ছে তোমার এভারেজ, বিলো এভারেজ হচ্ছে 20 নিচে, 25 বলতে হলে গুড, অ্যাবাভ स्ट्रेंथ। 25 ইজ ভেরি গুড। बिल्कुल बिल्कुल, 25 कम से कम होनी चाहिए स्ट्रेंथ होने के लिए। और 24 है तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएंगे, वो एवरेज में आएंगे। और 20 से कम है तो वो बेलो एवरेज में आएंगे। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज, यहीं पे एंड करते हैं, है ना। ये वीडियो सबको मिल जाएगा, सबको ये वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। कुलदीप जी कुछ बोल